सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो मेरा स्वागत किया और ये भी मैं साथ में कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए इस स्वागत की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं कोचिन विश्वविद्यालय का एक हिस्सा हूँ। जो कुछ भी मैं आज हूँ उसी विश्वविद्यालय की बदौलत हूँ, इसलिए मेहमान नहीं मेजबान हूँ, ये कह सकते हैं। एक लंबे अरसे के बाद पुनः मुझे यहाँ कोचिन विश्वविद्यालय के इस मंच से जुड़ने का मौका मिल रहा है और इस संदर्भ में मैं धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक प्रभाकरण हेब्बारलत जी को कि उन्होंने मुझे पुनः अपने विश्वविद्यालय के मंच पर एक बार आने का मौका दिया, और साथ ही वर्तमान अध्यक्षा डॉक्टर अजिता जी को भी कि उनकी सहमति से मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। पिछले मुझे लगता है 2-3 दिनों से हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हालांकि मैं इन सभी कार्यक्रमों सभी सत्रों को सुन नहीं पाई, फिर भी मुझे लगा कि इस कार्यक्रम के दौरान हरित साहित्य जो है उसके सैद्धांतिक पक्ष पर विस्तार से विचार हो चुका है और अन्य पक्षों पर भी विचार हुआ है, इसलिए मैं उन पक्षों पर जाते हुए उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगी और सीधे मतलब जैसे कि संयोजक महोदय ने मुझे विषय दिया है कि एन इंट्रोडक्शन यानी एक परिचय की ओर जो समकालीन कविता है, समकालीन हिंदी कविता में समकालीन हिंदी कविता किस प्रकार से पारिस्थितिकी के प्रति किन बिंदुओं को अपने में समेटती है या किस प्रकार के अप्रोच को वह स्वीकार करती है, इस पर हम विचार करेंगे। ये अपने आप में अगर हिंदी की हरित इतनी सारी कविताएं समकालीन दौर में लिखी गई हैं और कि इन सबको एक साथ समेट पाना संभवतः 1.5 घंटे में तो क्या, मेरे ख्याल से 1.5 दिन के अंदर भी शायद संभव नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी मतलब जो प्रतिनिधि रूप से कुछ मुद्दों को सामने रखते हुए, कुछ मुद्दे जो कि इस समकालीन हिंदी कविता ने इस संदर्भ में उठाए हैं, उनको सामने रखते हुए मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहूंगी और इस ओर यानी कुछ कविताओं का उदाहरण देते हुए इन सभी मुद्दों को रखते हुए, जहां तक हो सके यथासंभव इन मुद्दों को रखते हुए एंड इंट्रोडक्शन यानी एक परिचय मैं विद्यार्थियों तक, प्रतिभागियों तक पहुंचाने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे अगर हम प्रकृति के प्रति मनुष्य के अप्रोच की वर्तमान संदर्भ में मनुष्य के अप्रोच की हमारे समक्ष एक तो यह अप्रोच आता है तकनीकी आशावाद या टेक्नोक्रेटिक ऑप्टिमिज्म कह सकते हैं। टेक्नोक्रेटिक ऑप्टिमिज्म जो है, टेक्नोक्रेटिक ऑप्टिमिज्म इस बार एक ऐसा अप्रोच है या एक ऐसा रवैया है जिसमें ये माना जाता है कि हमारे पास तकनीकी है और तकनीकी के आधार पर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इस अप्रोच के रहते हुए प्रकृति के संदर्भ में या प्रकृति से के प्रति जुड़ाव के संदर्भ में या उसके संरक्षण के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सारी हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, हमारी समस्त सुख सुविधाओं के लिए हमारे पास प्रकृति मौजूद है, यह विचार लोगों में पनपने लगा था। यह संभवतः औद्योगिक क्रांति के समय इसके बीज, औद्योगिक क्रांति के आसपास इसके बीज उगे थे और बढ़े थे। अनंतर हम देखते हैं कि वर्तमान दौर में भूमंडलीकरण के आगमन के साथ वह और अधिक पुष्ट होता चला जा रहा है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि लगभग 60% लोगों में ही सही ये विचार एक अहंकार के रूप में पनप रहा है कि प्रकृति जिसके संरक्षण की, जिसे बचाए रखने की बात हम कहते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तकनीकी के आधार पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो यहाँ
स्वार्थ लाभ यहाँ पर प्रमुख हो जाता है, तो प्रकृति और ये अहंकार मिश्रित भाव जहां प्रमुख हो जाता है, तो वहां प्रकृति का अंधाधुंध शोषण इसी के साथ आरंभ होता है। और हम देखते हैं कि प्रकृति लगातार धीरे धीरे और फिर काफी तेजी से विनाश के गर्त की ओर चली जा रही है। अब एक दूसरा अप्रोच जो हम देखते हैं वो है कुछ संवेदनशील मनुष्यों का वह अप्रोच जिसमें प्रकृति के इस नाश को लेकर के वे उनमें उपस्थित होने वाली निराशाएं हैं, उनमें आप पहुंचने वाली निराशाएं हैं, आकुलताएं हैं, व्याकुलताएं हैं। प्रकृति के नष्ट हो जिस प्रकृति को बहुत ही संभाल कर हमें रखना है, वह किस प्रकार उसकी श्रृंखलाएं लगातार टूट रही हैं और वे नाश के गर्त की ओर बढ़ रही हैं। इनको लेकर के जो आकुलताएं हैं, जो व्याकुलताएं हैं, वे पारिस्थितिक निराशावाद के अंतर्गत आती हैं। और हम देखते हैं कि पारिस्थितिक निराशावाद जो है, पारिस्थितिक निराशा का स्वर जो है, वह हमें हिंदी कविता में सुनाई देता है। समकालीन हिंदी कविता में अधिक मुखर होकर के, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ वही सुनाई देता है, लेकिन जो अधिक मुखरित होता है वह इन प्रकृति को लेकर के ये जो आकुलताएं और व्याकुलताएं हैं और कहीं निराशा भी है, ये स्वर अधिक सुनाई देता है। इन दोनों के बीच में यानी टेक्नोक्रेटिक ऑप्टिमिज्म और इकोलॉजिकल पेसिमिज्म यानी तकनीकी आशावाद और पारिस्थितिक निराशावाद के बीच में जो रैशनल थिंकिंग की बात है, वो संभवतः बहुत कम ही आ पाई है या ना के बराबर ही हम देखते हैं कविता में आ पाई है। यहाँ एक ये आकुलताएं हैं और व्याकुलताएं हैं जो समकालीन दौर में, यानी इसके पहले संभवतः आपने छायावादी दौर की कविताओं के संदर्भ में प्रकृति को देखा होगा, लेकिन उससे इतर होकर के जब हम यहाँ समकालीन दौर तक आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि न केवल प्रकृति से जुड़ी हुई संवेदनाएं हैं और संवेदनाओं की कुछ विशिष्ट अभिव्यक्तियां हैं, उनसे परे हम देखते हैं कि मनुष्य की जो समस्याएं हैं, जो आकुलताएं और व्याकुलताएं हैं, वो भी कविता में लगातार प्रकट होती हुई हमें नजर आती है। समय के साथ साथ ये अभिव्यक्तियां अलग अलग रूप भी धारण करती हैं और हम देखते हैं कि इन समस्याओं को और इन प्रकृति से जुड़ी हुई दो तरह से हम इस प्रकार की कविताओं को देख सकते हैं। जैसे हम प्रकृति से जुड़ी हुई समस्याओं को केंद्र में रख करके कुछ कविताएं हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई संवेदनाओं को, जो संवेदनशील मनुष्य हैं उनकी संवेदनाओं को लेकर चलने वाली कुछ कविताएं हैं, जिनमें आशा निराशा के स्वर मिश्रित रूप से या व्याकुलता और उम्मीद के स्वर मिश्रित रूप से हमें सुनाई देते हैं। यहाँ हम जब समकालीन हिंदी कविता की में प्रकृति की बात करते हैं या पारिस्थितिकी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसको कई कोणों से देखा जा सकता है। अब इसमें एक परिचय देते हुए भी हम उसको मतलब किस प्रकार से एक मतलब समय के साथ साथ, इतिहास के साथ साथ जो बदलाव आए, उस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। और दूसरा ये है कि इसको कई कोणों से देखा जा सकता है। समकालीन हिंदी कविता जिस प्रकार पारिस्थितिकी के विषय को लेती है, उसको हम कई कोणों से देख सकते हैं, कई बिंदुओं से देख सकते हैं और कई बिंदुओं के आधार पर भी हम इसमें आ सकते हैं। तो ये जो निराशा की बात, जिस आकुलता और व्याकुलता की बात है, उसको आरंभ में जो समकालीन कवि हैं, वे उनके लिए इस पर ये एक प्रश्न है कि ये किस प्रकार से क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे कि मतलब जैसे वसंत की बात कही जाती है रेचल कर्सन के संदर्भ में, उसी प्रकार जो आरंभिक दौर है, वहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो नाश या विनाश के या विध्वंस हो रहा है, उसको लेकर के उसकी जो छाया उन्हें नजर आ रही है, उस पर विचार करते हुए इस प्रकार से कवि लिखते हैं। जैसे भगवत की कविता देखिए, सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में, लेकिन हवा और पानी में जरूर कुछ ऐसा हुआ है। हवा और पानी में जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में करुणा की कमी आ गई है। दुनिया में करुणा की कमी आ गई है। बर्फ
पिघल नहीं रही है, नदियां बह नहीं रही हैं, नदियां बह नहीं रही हैं, झरने झर नहीं रहे हैं, चिड़िया गा नहीं रही है, गायें रंभा नहीं रही हैं। तो ये मानव और प्रकृति के बीच में जो समीकरण है, वो समीकरण किस प्रकार बदलता है, उस बदलते समीकरण की सूचना जो है यहाँ कविता में उभर करके आती है। और इस मैं समझती हूँ इसके जो सैद्धांतिक पक्ष हैं उन पर पहले विचार हो चुका होगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। तो जैसा कि हमने कहा कि औद्योगिक क्रांति के साथ आने वाली जो मानसिकता थी, वो उस मानसिकता ने यहाँ भूमंडलीकरण के दौर में आकर के इस व्याकुलता को और आकुलता को और अधिक मनुष्यों में बढ़ा दिया, और संवेदनशील कवि, हिंदी का संवेदनशील कवि इससे अछूता नहीं है। हम देखते हैं कि संसार भर को एक कर देने की परिकल्पना की जा रही है, हो चुकी है। भौगोलिक एवं प्रशासनिक सीमाओं को मिटा देने की जो बातें हैं वो जोर जोर से हो रही हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस परिकल्पना की आड़ में खुले बाजार की परिकल्पना या खुले बाजार की योजना ही अधिक बलवती है। पूंजी की यात्रा को यहाँ सुगम बनाया जा रहा है, और भौगोलिक एवं प्रशासनिक सीमाओं को मिटाते हुए दुनिया एक होती चली जा रही है। लेकिन एक होती हुई ये दुनिया दो भागों में विभाजित दिखाई देती है, जो कि जिसमें विकसित और अविकसित है। और इतिहास साक्षी है कि बली और दुर्बल का संयोग जहां भी हुआ है, वहां हम देखते हैं कि दुर्बल को अपनाते हुए भी बली उस पर वर्चस्व साबित करता है। जो बलवान होता है वह दुर्बल को अपनाते हुए भी वह अपना वर्चस्व साबित करता है। संभवतः हम कह सकते हैं कि ये जो नियंत्रण है, एक नियंत्रण आज तीसरी दुनिया के देशों के ऊपर, साम्राज्यवादी देशों का लगातार हो रहा है। ये जो अपनाते हुए भी उस पर कब्जा कर लेने की जो परिपाटी है, यह परिपाटी आज हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम, विश्व बैंक, IMF, विश्व व्यापार संगठन जैसी जो संस्थाएं हैं वे इसे अदा कर रही हैं या इस भूमिका को अदा कर रही हैं। और तीसरी दुनिया के देशों का शासन एक विशेष खास प्रकार के एक टूर पैकेज की तरह है, जहां अधिकार, आग्रह सब कुछ साम्राज्यवादी शक्तियों के नियंत्रण में है। तो प्रकृति की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। इसको कई प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे पूंजी की यात्रा को सुगम बनाते हुए सीमाओं को तोड़ने वाली इस दुनिया में, इस एक होती हुई दुनिया में किस प्रकार की स्थितियां आती हैं, और तीसरी दुनिया के नागरिक किस प्रकार इससे त्रस्त होते हैं, इसको कविता व्यक्त करती है। देखिए, हम मंडी नहीं जाएंगे, खलिहान से उठते हुए कहते हैं दाने, जाएंगे तो फिर लौट कर नहीं आएंगे, जाते जाते कह जाते हैं दाने, अगर लौट कर आए भी तो तुम हमें पहचान नहीं पाओगे, अपनी अंतिम चिट्ठी में लिख भेजते हैं ये दाने, और फिर महीनों तक बस्ती में कोई चिट्ठी नहीं आती। ये न केवल दानों की बात है, वरन समस्त प्रकृति जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उन सभी की बात है कि भूमंडलीकरण किस प्रकार से अपनी चपेट में ले रहा है। साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी देशों की शक्तियों की जो घुसपैठ है, वह तो औद्योगिक क्रांति के साथ ही आरंभ हो गई थी। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार की आवश्यकता थी, और उसके उपरांत उसे कायम करने की आवश्यकता थी। उपनिवेश का शिकार बने देशों की संस्कृति और प्रकृति को तोड़ना, मरोड़ना, काटना, छांटना, ये सब यहाँ निरंतर होता रहा, या उनके लिए यह आवश्यक रहा। नवोपनिवेशी दौर में यह और अधिक पुष्ट होकर के भूमंडलीकरण के रूप में जब सामने आती है, वहां उपभोक्तावादी रुझानों की घुसपैठ जो है यहाँ होती है, और इस घुसपैठ के माध्यम से आने वाले साम्राज्यवाद के हाथ जो हैं वे
प्रकृति पर और संस्कृति पर दोनों पर पड़ते हैं, दोनों में हस्तक्षेप करते हैं और दोनों का ही दोहन करते हैं। तीसरी दुनिया के देशों की अस्मिता को भी, तीसरी दुनिया के देशों की प्रकृति पर जहां हस्तक्षेप होता है, तो तीसरी दुनिया के देशों की जो अस्मिता है, उस अस्मिता को भी प्रकृति के साथ ही मरोड़ करके रख देती हैं। जो युवा कवयित्री जसिंता करकटा जो वे लिखती हैं, इस सत्य को इस प्रकार अपनी कविता में अभिव्यक्त करती हैं कि नन्ही पीढ़ी दौड़ी। देखिए, यहाँ हर पंक्ति का अपना एक अर्थ है। जसिंता करकटा जब लिखती हैं, नन्ही पीढ़ी दौड़ी, हम आ गए बाजार, क्या क्या लेना है पूछने लगा दुकानदार। भैया थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी गीली मिट्टी, एक बोतल नदी, वो डिब्बा बंद पहाड़, उधर दीवार पर टंगी प्रकृति भी दे दो। और ये बारिश इतनी महंगी क्यों है? और ये बारिश इतनी महंगी क्यों है? दुकानदार बोला, यह नमी यहाँ की नहीं है, यह नमी यहाँ की नहीं है, दूसरे ग्रह से आई है। मंदी है, छटांग भर मंगाई है, मंदी है, छटांग भर मंगवाई है, पैसे निकालने के लिए साड़ी की कोर टटोली, पैसे निकालने के लिए साड़ी की कोर टटोली, चौकी देखा आंचल की गांठ में रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था। ये पूरा वजूद, ये पूरी अस्मिता इस दौर में हमारी मुड़ती चली जा रही है या मरोड़ दी जा रही है। और जिस प्रकार एक नोट मुड़ा तोड़ा सा साड़ी के आंचल की गांठ में बंधा है, उससे भी बदतर तरीके से हमारी अस्मिता जो है, तीसरी दुनिया के देशों की अस्मिता, उसकी प्रकृति को तोड़ती हुई वहां मरोड़ कर पड़ी हुई है। हम जानते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में आत्मनिर्भरता की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, और ये जो आत्मनिर्भरता जो होती है वो उसकी प्रकृति के माध्यम से ही होती है, और प्रकृति के माध्यम से होने वाली इस आत्मनिर्भरता पर ही आश्रित होता है उनका आत्मविश्वास। इसलिए अगर वहां की प्रकृति को इस प्रकार से डिब्बों में बंद कर दिया जाए, बोतल में बारिश को बंद कर दिया जाए और प्रकृति सिर्फ दीवार पर टांगने की चीज के रूप में बदल दिया जाए, तो वहां की प्रकृति से कटे हुए मनुष्य की आत्मनिर्भरता भी उससे कट जाएगी, और आत्मनिर्भरता के कटने के साथ ही साथ उसका आत्मविश्वास भी कट जाएगा, और उस आत्मविश्वास से कटी हुई जनता आसानी से गुलाम बना दी जाएगी। तो ये प्रकृति और मनुष्य के समीकरण को इस भूमंडलीकरण के दौर में यहाँ पर देखा जाए है। समस्त मनुष्यों को यहाँ पर इस समीकरण ने प्रभावित किया है। मनुष्य, चाहे वह मनुष्य और मनुष्य के बीच का क्यों ना हो, चाहे वह मनुष्य और प्रकृति के बीच का क्यों ना हो, ये संबंध बिगड़ने लगे हैं। और जैसे कि कहा जाता है, जब हम सामाजिक की कल्पना करते हैं, तो सामाजिक की कल्पना में हमारे यहाँ प्रकृति और मनुष्य को मिला करके सामाजिक बनता है। इनमें से किसी एक को भी अगर तोड़ मरोड़ दिया जाए तो सामाजिक ही है जो प्रभावित होता है। तो इन संबंधों के समीकरणों के बदलने की जो स्थिति है, उस स्थिति की ओर ये कविताएं इशारा करती हैं। जैसे एकांश श्रीवास्तव की कविता है नोट गिनने वाली मशीन, इसको इस संदर्भ में हम देख सकते हैं। देखिए, दहशत पैदा करती है नोटों की फड़फड़ाहट, दहशत पैदा करती है नोटों की फड़फड़ाहट, कोई पीता है चांदी के कटोरे में आदमी का लहू, कोई पीता है चांदी के कटोरे में आदमी का लहू, हमारी मेहनत का मधु कोई पीता है, हमारी मेहनत का मधु कोई पीता है। एक जाल रोज गिरता है हम पर, एक जाल रोज गिरता है हम पर, जिसे हम पहचान नहीं रहे हैं। एक जाल रोज गिरता है हम पर दिखाई नहीं देता, इस जाल के एक एक तांत को गिन सके, इस जाल के एक एक तांत को गिन सके, ऐसी कोई मशीन नहीं,
ऐसी कोई मशीन नहीं। इस जाल के एक एक तांत को गिन सके ऐसी कोई मशीन नहीं। जैसे जंगल हो वृंदावन गढ़ का और पेड़ों को गिनना कठिन, कठिन है गिनना प्रेम स्वप्न और इच्छाओं को। प्रेम स्वप्न और इच्छाओं को, ये सब प्रेम स्वप्न इच्छाएं मनुष्य की नितांत वैयक्तिक जगहें, मनुष्य और अमनुष्य और उसकी प्रकृति और तमाम चीजें जो हैं वे किस प्रकार इसके अधीन होती चली जा रही हैं, उस जाल के अधीन होती जा रही हैं जो अदृश्य रूप से आज हमारे ऊपर गिर रहा है। कवि यहाँ इशारा करते हैं कि किस प्रकार एक जनता ऐसी है जो दिन भर की जो जीवन भर मेहनत करती है, लेकिन उसका लहू पीने वाला वह पूंजीपति, वह वर्चस्वशाली देश होता है। इस वर्चस्वशाली या पूंजीपति को हम एक विश्वव्यापक स्तर पर हम देख सकते हैं, और यहाँ सिर्फ मनुष्य और मनुष्य का नहीं बल्कि देश और देश का संबंध भी कविता अभिव्यक्त कर देती है। अब प्रसिद्ध विचारक जो आंद्रे बेटेल हैं, बेटेली उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, तो वे उपयोग और उपभोग पर विचार करते हैं, उपयोग और उपभोग पर विचार करते हैं। और उपभोग वो है जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन उपभोग वह है जो अतिरिक्त रूप से हमारे पास आता है या अतिरिक्त रूप से हासिल किया जाता है। वह वस्तु से लेकर, यानी जो उपभोग की बात हम जब कहते हैं तो उसे हम उसकी एक बड़ी लिस्ट बनती है, एक बड़ी श्रृंखला बनती है जिसमें वस्तुओं से लेकर के विकृत कामुकता तक उस उपभोग के अंतर्गत आते हैं। तो इस पर विचार करते हुए वे कहते हैं कि उनका मानना है कि उपभोग जो है, उपयोग की तो सीमा तय की जा सकती है, लेकिन जो उपभोग है, उपभोग की सीमा वहां तय नहीं की जा सकती, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और विडंबना ये होती है कि इस विडंबनात्मक स्थिति में यह उपभोग जो है, यह उपभोग अर्थशास्त्र के संरक्षणवादी नियमों से परे है। अर्थशास्त्र में जिन संरक्षणवादी नियमों को बताया गया है उससे परे है, और इसको यानी एक अतिरिक्त जो आता है, इस अतिरिक्त की सीमाओं को गिनना आज हमारे लिए असंभव हो गया है, क्योंकि एक उपभोग की संस्कृति जिस प्रकार से व्याप्त हो रही है उसने प्रकृति और मनुष्य के संबंध को भी लगातार प्रभावित किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जैसे समकालीन कवि लिखते हैं, बाजार लेने जाता हूं कोई जरूरत की चीज को तो साथ थमा दी जाती है एक और मुफ्त की चीज। ये राजेश जोशी की कविता है अतिरिक्त। तो इसमें वे कहते हैं, बाजार लेने जाता हूं जरूरत की चीज तो साथ थमा दी जाती है एक और मुफ्त की चीज। कोई जरूरत नहीं मुझे पर लेने से इनकार नहीं कर पाता उसे, कोई जरूरत नहीं है मुझे पर लेने से इनकार नहीं कर पाता उसे। बस इसी एक पल पकड़ लिया जाता हूं, बस इसे एक पल पकड़ लिया जाता हूं, उस अतिरिक्त के लिए जरूरी चीजों के बीच में थोड़ी सी जगह बनाता हूं, तो जरूरी चीजों की जगह थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, जरूरी चीजों की जगह थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। लालच धीरे धीरे पांव पसारता है, लालच धीरे धीरे पांव पसारता है, एक अतिरिक्त दूसरे अतिरिक्त को बुलाता है और दूसरा अतिरिक्त तीसरे के लिए जगह बनाता है, और एक दिन सारी दुनिया अतिरिक्त से भर जाती है। ये अतिरिक्त जो कि हमारे साथ लगा हुआ है, जाने अनजाने, जिसे हम जान भी नहीं रहे हैं, ये हमारे पीछे आ रहा है, हम लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं। ये किस प्रकार हमारे संबंधों को प्रभावित कर रहा है। वे यानी बेतेल जो है वे उपहार देने की बात को भी अपनी पुस्तक में उदाहरण के रूप में कहते हैं कि जैसे हम समारोह होते हैं उसमें उपहार देने की जो प्रक्रिया है वह एक भौतिक प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है, लेकिन वहां भौतिक प्रक्रिया के साथ साथ एक ऐसी मानसिकता भी बनती, इसको हमें
सिर्फ एक समारोह में उपहार देने की, मनुष्य और मनुष्य के बीच के उपहार देने की प्रक्रिया से नहीं, वरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें इसे जोड़ करके देखना चाहिए। अगर इस प्रकार से हम देखें तो हमारी स्थिति क्या है, ये हम इसे हम पहचान पाएंगे। समारोह में उपहार देने के पश्चात उपहार देने वाला व्यक्ति अपने स्व में अपने को ताकतवर महसूस करने लगता है। उसका स्व, उसका आत्म जो है वो ताकतवर होने लगता है, और लेने वाला जिस मानसिकता का अनुभव करता है वह हम जानते हैं। तो ये जो उपहार देने की स्थिति आज हमारे बीच में आ गई है, उपहारों की एक संस्कृति हमारे बीच में बन रही है, उसमें हम देखते हैं कीमती उपहार देने वाला, कीमती उपहार देना और कीमती उपहार दे करके अपने 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 स्व को अपने आप में ही ग्लोरीफाई कर लेना, या हम कह सकते हैं शक्तिशाली घोषित कर लेने की जो परिपाटी है वो चल रही है। तो यहाँ इसमें किसी भी प्रकार का संवेदनात्मक लगाव जो है वो हमें यहाँ नहीं दिखाई देता है, वरन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि भौतिक होते हुए भी भौतिक नहीं है। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के चिंतक हैं वे इस पे विचार करते हैं, और जो बौद्धिलाद है उनके नाम के अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं, उन्होंने द कंज्यूमर सोसाइटी में इस मुद्दे को लगातार उठाया भी है। वस्तुओं से घिरा हुआ हमारा ये समाज है, और इस समाज में इसमें जिस चेतना का वह निर्माण कर रहा है उसका अंतिम लक्ष्य जो है उसको मनुष्य भूलता जा रहा है। समाज होने का अंतिम लक्ष्य मानवीय होना होता है, और मानवीय संवेदना उसमें प्रमुख होती थी। लेकिन संवेदनाओं में लगातार होने वाले इस हास की चिंता जो है वह हम देखते हैं समकालीन कवि अपनी कविताओं में करते हैं। यानी हम देखते हैं कि जैसे समकालीन कवित्री निर्मला पुतुल की एक कविता है, बाबा मुझे उस देश मत ब्याहना बाबा। उसमें भी कहती है कि मुझे, कविता एक लंबी कविता है लेकिन उसमें एक संदर्भ जिसमें वे कहती हैं कि मैं ऐसी जगह ब्याहना जहां मैं वहां से अपनी माँ के लिए कद्दू, केकसा, बरबट्टी या इस प्रकार की जो सब्जियां हैं वो मैं उगाऊं और उन्हें बेच सकूं। तो ये जो स्थिति, ये जो स्थिति हमारे बीच कभी बरकरार थी, ये जो मानसिकता हमारे बीच बरकरार थी कि अपने ही आंगन में इन सब्जियों का या फसलों को उगाना और उसे दूसरों तक पहुंचाना, ये संस्कृति हमारे यहाँ विलुप्त हो गई है, और उसके स्थान पर पैसे देकर के खरीदने वाले गिफ्ट की जो संस्कृति है वो आ गई है। अब इसकी क्या विशेषता है, इस ओर भी समकालीन कविता इशारा करती हुई जब कहती है कि मैं अपनी माँ के लिए कद्दू के अपने ही खजूर का गुड़ बनाकर बेच सकूं, कद्दू केक सा बरबट्टी बनाकर उगा करके पैदा करके मैं बेच सकूं, तो उसमें यहाँ एक संवेदनात्मक लगाव है जिसे आज हम खोते चले जा रहे हैं। उस संवेदनात्मक लगाव को हम देखते हैं कि सुपरमार्केट या जो शॉपिंग मॉल्स की जो चकाचौंध है वो इनमें प्रवेश कर रही है, और इनमें प्रवेश करते हुए पैकेटों में आने वाली चीजों को हमें प्रदान कर रही है। हर जगह का स्वाद एक जैसा है, और वो स्वाद किस प्रकार का है? हर जगह का स्वाद एक प्रकार का है, और वो स्वाद किस प्रकार का है? वह स्वाद वैसा है जैसा कि वे चाहते हैं। वे जो आधिपत्य कर रहे हैं, वे जो चाहते हैं उस स्वाद को हमारे भीतर प्रविष्ट कराने की, उस संस्कृति को हमारे बीच प्रविष्ट कराने की साजिश लगातार चल रही है, और प्रकृति के संदर्भ में भी हम इसको पहचान नहीं रहे हैं। हम अपनी प्रकृति दत्त क्षमताओं को भूल रहे हैं, हम अपनी प्रकृति दत्त स्वाद रस गंध को भूल रहे हैं। तो जब महुए की लट कद्दू खोखसा बरबट्टी जब एक बेटी भेजती है माँ के लिए, तो उसमें उस बेटी का संवेदनात्मक लगाव ही नहीं बल्कि प्रकृति के रस गंध स्पर्श, इन सब को इसके साथ जोड़ करके देखा जा सकता है। ये ऐसे एक विकल्प के रूप में कवयित्री प्रस्तुत करती हैं जिनके माध्यम से हम अपनी प्रकृति को सहेज सकते हैं या उसकी ओर कभी लौट सकते हैं। और इन जैसे हम देखते हैं कि लगातार ये जो स्थिति है ये भूमंडलीकरण के दौर में आ रही है, और भूमंडलीकरण के आगमन के साथ हम देखते हैं कि बाजार की संस्कृति है जो वो
जो हमारे बीच फैलने लगी है। बाजार जितना हमें बाहर व्याप्त होता हुआ नजर आता है, बाजार के संदर्भ में दोहरा करके बताने की मैं समझती हूँ आवश्यकता नहीं है। बाजार के संदर्भ में एक बात गौर करने की है कि बाजार जितना बाहर हमें व्याप्त होता हुआ नजर आता है, उससे कहीं अधिक शायद वह आज हमारी चेतना में या हमारी संस्कृति में भीतर व्याप्त होता चला जा रहा है। मनुष्य और प्रकृति के संबंधों पर बाजार बहुत ही बुरी तरह से हावी हुआ है। बाजार की दृष्टि जो है वह सदैव ही लाभ केंद्रित होती है, और कब कितना लाभ होता है, कब और कितना लाभ होता है, उसी के अनुसार उतना और उतना ही या उस समय या उतना ही व्यक्ति प्रकृति के साथ संबंध साबित करता है। यह सोच नजरिए को बदल देती है। एक नजरिया है जो हमारा प्रकृति के प्रति रहा है, उस नजरिए को इस सोच ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। हमारे यहाँ प्रकृति जीवन यापन का साधन होने के साथ साथ जीवन का एक अंग भी रही है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वह केवल एक वस्तु में परिवर्तित होती चली जा रही है। और ये जो इसको इस संदर्भ को, यानी प्रकृति का वस्तु में बदल जाना या एक माल के रूप में परिवर्तित हो जाना, इस स्थिति को एडवर्ड सईद जो विचारक हैं, एडवर्ड सईद इसको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। मुझे लगता है उस उदाहरण के माध्यम से ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक इस्राएल की भूमि का संदर्भ वे देते हैं और कहते हैं कि वहां से जो हमारे जूस थे वो वहां से किसी समय में वहां से उनको चले आना पड़ा था या खदेड़ दिए गए थे, वे हैं। और उनके मन में इस्राएल की भूमि को लेकर के जो भावना है या जो संवेदना है वो ये है कि वो उनकी अपनी भूमि है। वो दुनिया के कोने कोने में है, लेकिन कहीं भी हो, उन पीढ़ियों के बाद भी वे विश्वास करते हैं कि एक दिन वे उस भूमि पर लौट जाएंगे, या कामना करते हैं, विश्वास या कामना कर सकते हैं कि वे उस भूमि पर लौट जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो जूस हैं उनके लिए इस्राएल की भूमि जो है वह एक स्वप्न भूमि है, हम कह सकते हैं। और इसी प्रकार ईसाइयों और मुसलमानों के लिए वह एक धार्मिक भूमि है। इस्राएल तक पहुंचना एक धार्मिक भूमि में पहुंचने के समान वे देखते हैं। तो लेकिन एक तीसरा भी है जो कि भूमि को उस भूमि के रूप में नहीं बल्कि एक माल के रूप में देखता है। उसके लिए कोई भी भूमि हो वह केवल खरीद फरोख्त की एक वस्तु है। उस वहां भूमि संवेदना का अंश नहीं है, केवल एक माल में परिवर्तित हो जाती है। यह बात जो है हमें लगातार आज के दौर में हमें ये बात लगातार दिखाई देती है। आप किसी से अगर मतलब हम थोड़ा सा अलग हटकर अगर हम देखें, सामान्य जीवन के साथ जुड़ करके देखें, तो ये बात अगर आप चाहेंगे कि अपना एक घर बसा लें, उस घर बसाने के पीछे हर व्यक्ति का अपना सपना होता है, उसके रहने का या बहुत सी चीजों से जुड़ा हुआ सपना होता है। और एक घर के लिए आप अपनी हैसियत के अनुसार थोड़ी सी जमीन खरीदना चाहेंगे और एक घर बना करके उसमें अपनी जिंदगी को पूरी संवेदना के साथ जीना चाहेंगे, तो आपके पास बहुत से रियल एस्टेट वाले आ जाएंगे। और ये मेरा अपना भी अनुभव है। हर रियल एस्टेट का आदमी जो है हमें एक जमीन दिखाता है, और जमीन दिखाने के बाद हर व्यक्ति रियल एस्टेट जो चलाता है, भूमि का व्यापार करता है, वो कहेगा ले लीजिए, आप ले लीजिए साहब या ले लीजिए मैडम, आपको इसकी बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी। जिस भूमि को हम लेने जा रहे हैं, अपनी तमाम इच्छाओं, आकांक्षाओं और सपनों के साथ हम लेने जा रहे हैं, उसके बारे में पहले से ही घोषित किया जाता है कि सेल शब्द के जुड़ने के साथ वह भूमि किस में बदल जाती है? वह भूमि नहीं बल्कि एक माल में बदल जाती है। वह एक माल है जिसे बेचा जा सकता है और खरीदा जा सकता है। तो ये जो नजरिया है, इस नजरिए को समकालीन कविता अभिव्यक्ति देती है और उसके प्रतिपक्ष में भी खड़ी होती है ये कविता। तो इसमें इस नजरिए के इस अंतर की ओर इशारा करती हुई उमाशंकर चौधरी की एक कविता है नजरिया, उसका शीर्षक ही है नजरिया। तो इसमें ये कविता छोटी सी कविता है, वो इस प्रकार से है। उस दिन जब तेज बारिश में भीगकर
उस दिन जब तेज बारिश में भीगकर पैसेंजर रेलगाड़ी में चढ़ रहे थे हम, तब रेलगाड़ी की उस भीड़ में हमारे चेहरे पर एक खींच थी। तब रेलगाड़ी की उस भीड़ में हमारे चेहरे पर एक खींच थी। इस भीड़ को चीर कर एक छोटी सी खिड़की से बाहर खेत को देखकर मुस्कुरा रहा था वह किसान। देखिए, चलती हुई रेलगाड़ी में से उसकी खिड़की से खेत को देख करके मुस्कुरा रहा था वह किसान। खेत में नमी खूब है, फसल अच्छी होगी रोपनी। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए किसान जिस प्रकृति को देख रहा है, उसे नहीं मालूम कि वह प्रकृति किसकी है, या उसके कागजात किसके नाम लिखे हैं, या उसका मालिक कौन है। उसके लिए ये चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। प्रकृति उसके लिए प्रकृति है, और प्रकृति का हरा भरापन, प्रकृति की नमी उसे खुशी देती है। यहाँ इस किसान के लिए जो रेल की खिड़की से भीड़ को चीरता हुआ उस नजारे को देख रहा है, प्रकृति को देख रहा है, उसके लिए प्रकृति माल नहीं है, बल्कि प्रकृति है। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से प्रकृति के बिकाऊ माल में बदल जाने की जो बात आ रही है, कि किस प्रकार हर चीज पर, पानी पर किस प्रकार जैसे मनुष्य का ही नहीं बल्कि समस्त जीवों का अधिकार बनता है पानी पर, तो वो पानी भी किस प्रकार से पूंजी के अधीन होता चला जा रहा है, इसको बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से अभिव्यक्ति देती है एकांश श्रीवास्तव की कविता ठंडे पानी की मशीन। तो ठंडे पानी की मशीन में जिस विडंबना को यहाँ दिखाया गया है, वह कविता अपने आप में बहुत ही सशक्त भाषा में अभिव्यक्ति देती है। दिल्ली के चौराहे पर मैं उसे देखकर डर गया, जो आकाश से बरसता है बेमोल पर ध्यान दीजिएगा, आकाश से बरसता है बेमोल, जो नदियों में बहता है खुले आम। अब वह पानी बिकाऊ हो गया है। बाजार में आपके पास 50 पैसे हैं, अंडरलाइन कीजिए कि आपके पास 50 पैसे हैं तो आप एक ग्लास ठंडा पानी पी सकते हैं। कितने जन ठिठकते हैं इसके सामने, जेबें टटोलते हैं और बढ़ जाते हैं, चलो घर चलकर पीना, खुद सूखे पपड़ाए होठों पर जीभ फेरते हुए। अब तक हम केवल भूख से लड़ते थे, लेकिन अब हम प्यास से भी लड़ने वाले हैं। तो ये हम परिचित हैं केरल के प्लाचीमड़ा से और अन्य बहुत सी घटनाओं से। तो यहाँ पूंजी किस प्रकार से उस पानी पर हावी हो रही है जो जिस पर हर जीव का अधिकार है। स्वच्छ जल का अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन वह किस प्रकार से उसे तोड़ मरोड़ दिया जाता है और पानी बिकाऊ हो जाता है। पानी यानी जिसके पास 50 पैसे हैं वही एक ग्लास ठंडा पानी पी सकता है, यानी जिसके पास 50 पैसे नहीं है वह पानी पीने के लायक नहीं है। जिसके पास पूंजी है वही प्रकृति का उपयोग कर सकता है। जिसके पास पूंजी है वह प्रकृति का उपयोग ही नहीं, उपभोग भी कर सकता है। इस विडंबनात्मक स्थिति को यहाँ हम देखते हैं कि एकांश श्रीवास्तव अपनी कविता में अभिव्यक्ति देते हैं। और इसी प्रकार से समकालीन कविताएं एक व्यंग्यात्मक ढंग से एक रिदम के साथ लिखी गई एक कविता है कि जब से भूख तुम्हारी जागी, धरती बिकी धरती की संतानें अभागी, पांडे कौन कुमति तो हिलागी, पांडे कौन कुमति तो हिलागी, तुम्हें कौन सी कुमति लग गई हिम्मत, तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार की दुर्बुद्धि हो गई है कि तुम्हारी भूख इतनी जाग गई कि तुमने प्रकृति को बेच दिया। धरती के भीतर का लोहा काढ़ा हमने तार खिंचाए, तार पे फटी दिहाड़ी लटकी, बिजली की विरदावली गाए, पांडे जब से भूख तुम्हारी जागी, लोहा बिकी लोहे की संतानें हतभागी, पांडे
कौन सी कुमति भागी, कुमति तो है लागी। तो ये इनमें बहुत सी चीजों की बिक जाए, यानी प्रकृति, ये एक थोड़ी सी मतलब 1-1.5 पेज की कविता है जिसमें हर चीज को, मतलब यहाँ पानी के बिकने की, कोयले के बिकने की और लोहे के बिकने की, समस्त चीजों के बिक जाने की एक कारण है कि भूख तुम्हारी जागी। ये भूख वो भूख नहीं है जो हर मनुष्य को दिन में 2 बार या 3 बार लगती है। ये भूख वो है जो कि उपभोग संस्कृति की ओर लगातार खींच करके हमें ले जाती है। इस पर चिंतित हैं समकालीन कवि। केरल के कवि अरविंदाक्षन जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है कि पेरियार का पानी बिक रहा है। पेरियार जिसे नदी, जिसे माँ कहते हैं, जैसे माँ का दूध भला कोई बेच सकता है क्या, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार है पेरियार करके पानी का बोतलों में बंद कर, पानी को बोतलों में बंद करके बेचना। इस ओर समकालीन कवि अपनी आकुलताओं और व्याकुलताओं को व्यक्त करता है। और ये जो प्रकृति हमारे पास है, यह प्रकृति हमारे पूर्वजों द्वारा हमें सौंपी गई है, और मनुष्य क्योंकि चिंतन मनन की शक्ति रखने वाला प्राणी है, उसका ये दायित्व तो बनता है कि इसे और संभाल कर, इसे और पुष्ट करके अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज यह प्रकृति आज हमारे ही समय में नष्ट होती चली जा रही है, और बाजार इसे लगातार जो है इस ओर मनुष्य को ले जा रहा है, इस विडंबनात्मक स्थिति की ओर लगातार ले जा रहा है। तो जैसे एकांत श्रीवास्तव इसमें इस बाजार के संदर्भ में लिखते हैं कि चढ़ गई है चीजों की कीमत आकाश में, गिर गया है आदमी का भाव बाजार में। यहाँ थोड़े लोग हैं जो कि विक्रेता हैं, बाकी सब हैं जो कि क्रेता हैं। जो क्रेता विक्रेता नहीं है, बाजार में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो विडंबनात्मक स्थिति है, इसको समकालीन कविता अपने में अभिव्यक्ति देती है, और इसके दोनों ही पक्षों पर कविता जो है विचार करती है। अब अन्य जो बात समकालीन कविता यहाँ पर प्रकृति के संदर्भ में रेखांकित करती है, वह है बिलगाव की समस्या, जिसे हम एलिनेशन कहते हैं। एक ऐसा बिंदु है जिस पर कविता हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहती है संभवतः। तो ये एक समस्या है कि मैन इज बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम नेचर, यानी मनुष्य जो है वह प्रकृति से बेगाना होता चला जा रहा है, या एक विलगाव की स्थिति में पहुंच रहा है। शायद मुझे लगता है राजेश जोशी की बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उल्लेख मैंने सुना यहाँ पर हो चुका था। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता, जहां उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसकी ओर भी संभवतः संकेत करती है कि बच्चे जो कि जिनको कि प्रकृति के साथ घुल मिलकर उसका अंग बनकर जीना है, वे बच्चे किस प्रकार से काम पर जा रहे हैं, या वे बच्चे 3.5 साल की उम्र में ही हम उन्हें भेज देते हैं बस्तों को कंधों पर लाद करके कहीं बैठने के लिए। ना उनका प्रकृति के साथ कोई संबंध है, ना अपने आसपास के साथ कोई संबंध है। हम उन्हें जन्म लेते ही कुछ तथाकथित ऊंचे पदों पर पहुंचाना चाहते हैं, या इस प्रकार की ऊंची नौकरियों में पहुंचाना चाहते हैं जिनमें कि पैसा खूब कमाया जा सके, जो कि वो भी बाजार बनता जा रहा है। चंदन पांडे की कहानी है भूलना, इसमें इसका उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार एक बच्चा जो है वो बच्चा भी माल में परिवर्तित हो रहा है। बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं माता पिता। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि इंजीनियर बन जाएगा तो खूब पैसा कमाएगा और हमारे जीवन का स्तर बदल जाएगा। तो ये जो स्थिति है वहीं से शुरू होती है, और इस बात को हम आज लगातार अपने समाज में देख रहे हैं, और कविता इसे अभिव्यक्ति दे रही है। तो इस संदर्भ में मैं इस ओर आपका ध्यान खींचने के लिए नीलोत्पल की 2 कविताएं, एक कविता की 2 पंक्तियां लूंगी। छोटी सी कविता है नदी सुनती है, और उसमें आखिरी पंक्तियों में ये बात कही गई है कि नदी सुनती है हमारे आने को, नदी सुनती है हमारे आने पर भी नहीं आने को। यानी नदी के किनारे सैर के लिए जाना, या प्रकृति में हम कह सकते हैं सैर के लिए जाना, या
पर जाना, प्रकृति, हम ये दावा करते हैं कि हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम कितना जुड़ रहे हैं और किस प्रकार जुड़ रहे हैं। रोज शाम को नदी किनारे टहलने के लिए जाते हुए लोग वहां नदी के किनारे जाकर के हवा खाते हैं, नदी को देखते हैं और लौट आते हैं। वे किस हद तक नदी को अपनी संवेदना में उतार पाते हैं, इस बात पर कवि यहाँ पर प्रश्न करते हैं। नदी सुनती है, नदी तुम्हारे आने को सुन रही है, लेकिन तुम्हारे आने पर भी नहीं आने को सुन रही है, क्योंकि तुम आए, तुमने हवा खाई, तुमने पानी छुआ या तुम वापस चले गए। नदी कहीं भी तुम्हारी संवेदना का अंग नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये केवल नदी की बात नहीं है, समस्त प्रकृति की बात है। और वर्तमान पीढ़ी में यह जो एलिनेशन है, यह जो विलगाव का भाव है, यह लगातार व्याप्त होता चला जा रहा है। हम प्रकृति में जा रहे हैं, प्रकृति में उतर रहे हैं, लेकिन प्रकृति से संवेदनात्मक रूप से अपना जुड़ाव नहीं कर पा रहे हैं। नदी के किनारे जाना और लौट आना, नदी का आस्वादन करके लौट आना, या प्रकृति में जाना और प्रकृति का आस्वादन करके लौट आना होता है। लेकिन जब लौट आते हैं तो वह प्रकृति जिसका आस्वादन हमने किया, वह कहीं भी हमारी संवेदना में नहीं उतरती है, या नहीं उसका अंग बन करके हमारे साथ नहीं चलती है। उसका, और चलती भी है तो उसका स्पैन बहुत ही कम होता है। तो ये जो स्थिति है, यानी प्रकृति के प्रति भी हमारा जो अप्रोच है, वह किस प्रकार, ये एलिनेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो प्रकृति के प्रति हमारा जो अप्रोच है, हमने शायद अपने आप पर भी ध्यान नहीं दिया होगा कि ये ठीक उसी प्रकार का अप्रोच है जैसे कि हम यूज एंड थ्रो की संस्कृति के संदर्भ में कहते हैं। हमने मतलब वो डिस्पोजेबल ग्लास उठाया, चाय पी और ग्लास को फेंक दिया। हम प्रकृति में गए, हमने प्रकृति का कुछ देर तक आस्वादन किया, उसमें मतलब अपने उसके मजे लिए, उसके मतलब जो कुछ भी मतलब है, तो उसके उपरांत हमने प्रकृति को ठीक उसी प्रकार से डिस्पोज कर दिया जैसे हम डिस्पोजेबल ग्लास को चाय या पानी पीने के बाद फेंक देते हैं। तो ये जो एलिनेशन की स्थिति है, इसको लगातार कवि जो है अपनी अभिव्यक्तियों में उतारते हैं। यानी इसमें किस प्रकार से प्रकृति हमारे बीच है, लेकिन होते हुए भी हमारे बीच नहीं है। तो इसमें एक तकनीकी का भी अपना एक हिस्सा है, और जो विकास ने जो सुविधाएं प्रदान की हैं, उन सुविधाओं के रहते हुए जो प्रकृति की छुअन है, उसका जो स्पर्श है, उससे वह मनुष्य जो है किस प्रकार कटता चला जा रहा है। नदी, समकालीन कवि कहते हैं, नदी तुम पर पुल क्या बना, हम तुमसे बात करना भूल गए तेरी देह पर तैरती खुशियों की चंचल लहरों की छुअन। ये नदी शीर्षक कविता में समकालीन कवि सुरेश सेन लिखते हैं कि किस प्रकार से मतलब ये स्थिति जो है आती चली जा रही है। और और आगे अगर हम कुछ मुद्दों के माध्यम से, क्योंकि इसको किस प्रकार से समेटा जाए, किस प्रकार से इन कविताओं में सबको मतलब इंट्रोड्यूस किया जाए, परिचय दिया जाए, ये अपने आप में एक मतलब चुनौती भरा विषय है। इसलिए अब मैं जिस विषय को उठाना चाहूंगी वह मीडिया और प्रकृति के समीकरण का है। प्रकृति के संदर्भ में मीडिया जिस भूमिका को अदा करता है, वह भी स्वार्थ से भरा हुआ ही होता है। हम देखते हैं कि प्रकृति के नाश को लेकर के, प्रकृति के प्रकोप को लेकर मीडिया जिन खबरों को छापता है, उसमें खबरों के बिकने की कामना अधिक होती है। खबरें बिकती हैं, और वही खबरें छपती हैं या वही खबरें दिखाई जाती हैं जो कि बिक सकती हैं। और सच्चाई को सामने लाने या उसका समाधान ढूंढने में के लिए लोगों को प्रेरित करने का जो कार्य मीडिया करता रहा है, अब वह मीडिया का कार्य नहीं रह गया है। मानवीय संवेदना का जो ह्रास, जो या हम कह सकते हैं मानवीय संवेदना के जो ह्रास की त्रासद स्थिति है, जो यहाँ दिखाई देती है, मीडिया के संदर्भ में दिखाई देती है, जो त्रासद स्थिति, संभवतः उससे त्रासद स्थिति किसी भी त्रासदी में नहीं है। हम कह सकते हैं जिस त्रासदी को वे दिखा रहे हैं वो भी उतनी त्रासद नहीं है जितनी वो जिस तरह की त्रासदी वे कर रहे हैं। अब हिंदी के युवा कवि अच्युतानंद मिश्र, जिनको आपने शायद पहले दिन सुना था, उनकी दो कविताओं की कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं इस बात को आपके समक्ष रखना चाहूंगी। अच्युतानंद मिश्र कहते हैं, देखिए, बाढ़ शीर्षक से उनकी जो कविता है उसमें
एक 10 बरस का अधनंगा बच्चा, एक 10 बरस का अधनंगा बच्चा कुपोषित कई दिनों से रोता हुआ दिखता है टीवी पर। बच्चा डकरते हुए कहता है, भूखा हूं 5 दिन से, भूखा हूं 5 दिन से। कैमरामैन शूट करने का मौका नहीं गवाता, कैमरामैन शूट करने का मौका नहीं गवाता। बच्चा भूखा बच्चा, बच्चा भूखा बच्चा, 5 दिन का भूखा बच्चा कैद है कैमरे में, 5 दिन का भूखा बच्चा कैद है कैमरे में। इसकी अगली कड़ी के रूप में उनकी दूसरी कविता को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब देखिए, त्रासदी से भी बड़ी त्रासदी है इस प्रकार जो जिसे मीडिया प्रस्तुत कर रहा है प्रकृति के संदर्भ में। डूबता हुआ गांव एक खबर है, डूबता हुआ गांव एक खबर है, डूबता हुआ बच्चा एक खबर है, डूबता हुआ बच्चा एक खबर है। खबर के बाहर का गांव, खबर के बाहर का गांव कब का डूब चुका है। इस खबर के बाहर भी एक गांव है, गांव की एक सच्चाई है और वो कब का डूब चुका है। बच्चे की लाश फूल चुकी है, बच्चे की लाश फूल चुकी है, फूली हुई लाश एक खबर है। ये फूले हुए बच्चे की लाश जो है वह केवल एक फूले हुए बच्चे की लाश नहीं है, भारत के किसी भी कोने के बच्चे की लाश हो सकती है और भारत जैसा कोई भी देश हो सकता है जो कि मरोड़ दिया गया है। यहाँ मीडिया का इस प्रकार से प्राकृतिक प्रकोपों के प्रति और प्रकृति से जुड़ी हुई समस्याओं के प्रति ये जो रुख मीडिया अपनाता है, इसे असंग घोष अपनी कविता में इस प्रकार से अभिव्यक्ति देते हैं। हम बेघर हो जाते हैं, सड़क पार के स्कूल में डेरा डालते हैं, नेता आते हैं, अफसर आते हैं, पटवारी गिरदावर आते हैं, फोटो खींचती है, राहत के प्रकरण बनते हैं, पक्की कच्ची पूरी बढ़ती है, पंचनामे बनते हैं, हम दस्तखत करते हैं, ऐसे ही सही हमारा भी समय होता है, ऐसे ही सही हमारा भी समय होता है, थोड़ी पूछ परख होती है, पर इस बार बाढ़ नहीं आई। यह मीडिया के लिए बाढ़ नहीं आई, यह आश्वस्ति का विषय है उन लोगों के लिए जिनके घर डूब जाते हैं, जो इन प्राकृतिक प्रकोपों को झेलते हैं, लेकिन बाढ़ नहीं आई यह मीडिया के लिए दुख का विषय है जो कि इसके माध्यम से 4 पैसे बनाता है। तो इसी प्रकार मीडिया जिस भूमिका को निभाता है प्रकृति के संदर्भ में, उसमें हम देखते हैं कि किसान पर आज बात करना, किसान पर हर व्यक्ति आज बात कर रहा है संभवतः भारत का। तो भारतीय किसान के संदर्भ में अगर लिया जाए तो हम देखते हैं कि किसान की एक सशक्त भूमिका है और इसमें मीडिया इस भूमिका में अपना सशक्त हस्तक्षेप कर रहा है। देश किसान को अगर आप गौर से देखें तो देश किसान को और किसान देश को किसके माध्यम से जान रहा है? सिर्फ मीडिया के माध्यम से। किसान के लिए देश वही है जो मीडिया पर दिखता है और देश के लिए, कृषि प्रधान देश भारत के लिए किसान वही है जो हमें मीडिया पर दिखाई देता है और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। उमाशंकर चौधरी की एक कविता है शहंशाह की नींद। हालांकि कविता बहुत से मुद्दों को उठाती है, लेकिन इस कविता की शुरुआत होती है कि किस प्रकार से मीडिया और किसान के समीकरण को यहाँ प्रस्तुत करते हुए यह कविता, सिर्फ 4 पंक्तियों में इसको प्रस्तुत करते हुए ही कविता आरंभ होती है, बाद में अनेक मुद्दों को वो उठाती है। जब कविता की शुरुआत देखिए इस प्रकार होती है, जब पूरी दुनिया पाप और पुण्य के बीच, न्याय और अन्याय के बीच धूमिल पड़ती विभेदक रेखा को ढूंढने की एक असफल कोशिश में लगी हुई थी, और जब भारत का एक अदना सा आदमी बगैर समाचार सुने अपने सूखे पड़ चुके खेतों पर बैठ आसमान को निहारने के लिए घर से निकल चुका था। कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे।
शहंशाह सो रहे हैं। हमने शहंशाहों को सोते हुए अभी भी देखा। शहंशाह सो रहे थे और ये ना तो वह किसान जो मीडिया से जुड़ा नहीं है, वह देश को नहीं जानता है, देश की अंतरधारा को नहीं जानता है, और ना ही वह सोने वाला शहंशाह जो सोता है या सोने का ढोंग करता है, वह शहंशाह किसान को भी नहीं जान पा रहा है, क्योंकि दोनों जब तक मीडिया के माध्यम से जुड़ नहीं जाते, केवल उतना ही जानते हैं जितना वे मीडिया के माध्यम से जुड़ करके जानते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि विज्ञापन में या मीडिया में जो किसान दिखाई देता है, उसकी छवि ये नहीं होती है या वह नहीं होती है जो कि उसकी वास्तविक छवि होती है। इस कविता के बरअक्स अगर हम नीलेश रघुवंशी की कविता विज्ञापन में किसान को रख करके पढ़े, तो विज्ञापन में किसान शीर्षक उस कविता, वह कविता अंत तक आते आते कहती है कि कितना खुशहाल है जीवन, कितना खुशहाल है जीवन विज्ञापन में किसान का। दोनों ही कविताओं को अगर मिला दिया जाए तो किसान और मीडिया की जो स्थिति है उस पर तीखा व्यंग्य, वर्तमान स्थिति पर एक तीखा व्यंग्य है जो कि कविता प्रस्तुत करती है। और किसान पर लिखी गई बहुत सी कविताएं, यानी एक लंबी, बहुत ही लंबी सूची बनती है जिसमें यानी भूमंडलीकरण के साथ ही इन कविताओं का लेखन शुरू होता है और आए दिन इन कविताओं में, इस प्रकार की कविताओं में अपने ढंग से, यानी आज जिस प्रकार की समस्याएं उठ रही हैं उसको भी समकालीन कवियों ने अपने कलम से उभारने की कोशिश की है या अभिव्यक्ति देने की कोशिश की है। निलय उपाध्याय की कविता खेती नहीं करने वाला किसान का जिक्र ना करना संभवतः यहाँ निश्चित होगा। तो खेती नहीं करने वाला किसान, किसी छोटे बच्चे से भी अगर को भी जब पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है जो खेती करता है वह किसान है, जो कपड़े सिलता है वह दर्जी है। ये छोटी क्लास तक से सिखाया जाता है, लेकिन कविता का शीर्षक ही अपने आप में व्यंग्य है कि खेती नहीं करने वाला किसान, जो खेती नहीं करता है। और कविता शुरू होती है कि खेती नहीं करने से चलता है खेती करने वाले का काम। तो इसमें कविता जिस प्रकार से, कुछ लंबी कविता है इसलिए मैं सिर्फ उसका आशय बता रही हूँ, या उसमें अभिव्यक्त, उसमें जो कुछ अभिव्यक्त हुआ है उसकी ओर संकेत कर रही हूँ। अब खेती से किसान का काम नहीं चलता है और उसको जबरदस्ती उस खेती को समाप्त करना पड़ रहा है और वह बैल के खूंटे उखाड़ रहा है। बैल के खूंटे जब उखाड़ता है वह अपने घर के सामने से, तो वह खूंटे नहीं उखाड़ रहा है बल्कि वह अपनी अस्मिता को उखाड़ रहा है। और बैल बेचता है, वो बैल बेच देने पर, बैल जो कल तक उसके सहचर थे, सहजीवी थे, उन्हें बेच करके वह क्या खरीद रहा है? कविता में एक साइकिल खरीद रहा है। कविता हमारा ध्यान आकर्षित करती है, ये कहती है कि बैल को बेचना और साइकिल को खरीदना, यानी एक संवेदना, बैल जिसके साथ संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं उसे बेच देना, और साइकिल जो कि एक यंत्र है उसको खरीद लेना। इस संवेदनात्मकता से यांत्रिकता की ओर आगमन का ये जो दौर है वह यहीं से शुरू हो जाता है। और अब वह किसान जो कल तक किसान था अब एक फैक्ट्री में नौकर हो गया है। वह तेजी से साइकिल चलाता हुआ वह फैक्ट्री की तरफ जाता है, और जब तक वो किसान था, फटेहाल ही था, लेकिन तब तक वह अपना मालिक खुद था, उसकी अपनी एक संस्कृति थी। लेकिन आज उसका जो जीवन बदल रहा है, जीवन का रवैया बदल रहा है, उसकी संपूर्ण शरीर और मन की केमिस्ट्री बदल जा रही है। अब उसे लगातार डर लगता है, अगर थोड़ी सी देर हो गई तो कहीं मालिक की डांट ना पड़े। अब अगर थोड़ी सी कोई गलती हो गई तो मालिक उसे काम पर से निकाल ना दे। तो वह जो डर की संस्कृति उसके अंदर जैसे ही बैठने लगती है तो तीसरी दुनिया के इस देश के नागरिक की स्थिति बदल जाती है।
वह किसान जो कल तक खेत ही उसके सब कुछ थे, अब उसे फसलें नहीं दिखाई देती। साइकिल चलाते हुए किसान को जब शहर की ओर, कविता ये भी संकेत करती है कि वो शहर की ओर जा रहा है, शहर की ओर जाते हुए किसान को सड़कों के दोनों ओर पसरी हुई फसलें नहीं दिखाई देती, उन पर टंगे हुए ओस के कण नहीं दिखाई देते हैं। उसे सिर्फ लगता है कि वह जल्दी पहुंच जाए, और वो छिपा लेना चाहता है इस बात को कि डूब गई है उसकी नाव, और समय से पहले वह उस फैक्ट्री में पहुंचकर अपने आप को बचाने की कोशिश में अपना शेष जीवन व्यतीत करता है। यहाँ इस प्रकार से जिसे ओस के कण नहीं दिखाई देते हैं, उसे चिड़ियों की चहचहाहट नहीं सुनाई देती है, और उसका पूरा जीवन बदल जाता है। जीवन की केमिस्ट्री और उसके मन की केमिस्ट्री लगातार बदलती है। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्रकृति और मनुष्य का जो रिश्ता है उसमें एक लय है, एक व्याकरण है। जिस प्रकार व्याकरण में शब्द और शब्द को जोड़ने की, वाक्य और वाक्य को जोड़ने की, शब्दों में वाक्यों में शब्दों के जुड़ने की का एक व्याकरण होता है, उसी प्रकार प्रकृति और मनुष्य का भी एक व्याकरण है, और यह व्याकरण नष्ट होता चला जाता है। और इस व्याकरण का नष्ट होना ही है कि उसे लगातार लगता है कि अब डांट पड़ेगी, अब छटनी होगी, अब वह बाहर हो जाएगा। यह उसके जीवन का अंग बन जाता है, यह डर। और यही समाप्त हो जाती है वह लय, यही समाप्त हो जाता है उसका और प्रकृति के बीच का व्याकरण। यही वह एलिनेटेड हो जाता है और देखता नहीं, उनके बीच से गुजरते हुए भी वह देखता नहीं है उन फसलों को, उन पर टंगे हुए ओस कणों को वो देखता नहीं है। यानी जीवन को जीने योग्य बनाने वाली एक लय है, और यह लय समाप्त होती चली जा रही है, और इससे जीवन का जो व्याकरण है वह व्याकरण लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। इन मुद्दों को ये कविता अपने आप में उठाती है। और इसी प्रकार से जैसे मार्क्स कहते हैं कि प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो संबंध है वह प्राण और शरीर के बीच के संबंध की तरह होना चाहिए। यानी प्राण और शरीर में, प्राण के बिना शरीर और शरीर के बिना प्राण का कोई अस्तित्व नहीं है, और प्राण और शरीर के बीच में एक संवादात्मकता की स्थिति होनी चाहिए, और वही संवादात्मकता जो है प्रकृति और मनुष्य के बीच में होनी चाहिए। अर्थात मान लीजिए हमारी छोटी उंगली में कहीं अक्सर होता है ऐसा कि हम जल्दीबाजी में हैं, हम आजकल बहुत सी व्यस्तताओं में हैं, और इन व्यस्तताओं के बीच कहीं हमारे पैर की उंगली कट गई या हाथ में खरोंच लग गई, तो हमें पता, हम रात को आकर के या घर पहुंच करके सोचते अरे ये चोट कहाँ लगी, हमें पता ही नहीं चला कि ये चोट कहाँ से लगी थी। और यानी ये स्थिति कहाँ, जब ये चोट लगी तो हमारे प्राण और शरीर में कोई संवादात्मकता नहीं है, संवाद नहीं होते, कम्युनिकेशन नहीं होता है। और अगर ये कम्युनिकेशन ना होना लगातार बरकरार रहा तो एक छोटी सी चोट जो है वो नासूर में बदल सकती है, और वो पक सकती है, और वो हो सकता है वो कैंसर में बदल जाए, और हो सकता है वो मनुष्य की जान ले ले। यही स्थिति है जो जिसको उदाहरित करते हुए मार्क्स जो है वे मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। प्रकृति के बिना मनुष्य और मनुष्य के बिना प्रकृति नहीं है, और यदि प्रकृति और मनुष्य के बीच संवादात्मकता नहीं रहेगी तो तो दोनों का ही नाश जो है वह निश्चित है। इस बात की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ आज जिसका लोप होता चला जा रहा है वह इस संवादात्मकता का ही है। जैसे खेती नहीं करने वाले किसान को ओस के कण नहीं दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार बहुत सी चीजें हैं जो कि प्रकृति और मनुष्य के बीच के संवादों को समाप्त करती जा रही हैं, और यह दोनों के लिए नाश का कारण बन रही हैं। तो यहाँ देखिए किसान शीर्षक कविता में यहाँ पर इसको अभिव्यक्त करते हैं समकालीन कवि। मिट्टी की तरह है उसका होना, उनके बारे में जानना, गुजरना बीज की प्रक्रिया से होकर, कितने ही पेड़ों और फसलों के बीच से अपना संघर्ष बोते हुए उनकी तपिश जगती है भीतर की खामोश मिट्टी। वे नहीं रुके हल की तरह, वे उतरते हैं धरती के भीतर,
वे उतरते हैं हल की तरह धरती के भीतर, जोत देते हैं अपने समय के बंजरपन को। अपनी कई कई अपनी कई कई शक्लों में वे हल, खेत, पेड़ और बारिश हैं। यहाँ हम देखते हैं कि संवादात्मकता की जो स्थिति है, प्रकृति को पहचानना और प्रकृति के साथ प्रकृति में आने वाले हर परिवर्तन को जानना, पहचानना, उसे ग्रहण करना, उसके आधार पर जीवन को जीना और उसे अगली पीढ़ी को प्रदान करना, ये जो रीति रही है यह लगातार समाप्त होती जा रही है। और हम देखते हैं कि बुनियादी जरूरतों के लिए भी अब यह स्थिति आ गई है कि तीसरी दुनिया के देशों को बहुत तरह के हस्ताक्षर करने पड़ रहे हैं और बिचौलिए सरकार, भूमंडलीकरण और इनके जो समीकरण हैं जिन्हें सरल कह करके प्रस्तुत किया जा रहा है, वे उतने सरल नहीं रह गए हैं। अरविंदाक्शन जी अपनी कविता में लिखते हैं कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। आंध्र प्रदेश का किसान जब आत्महत्या करता है, तब कर्नाटक का किसान अपनी बीवी को गले से लगाते हुए अपना अंतिम निर्णय लेता है, कल की सुबह हम नहीं देखेंगे। अपने अपने गांव में ये किसान खत्म हो जाते हैं। तो ये किसानों की स्थिति है जिनको लेकर के बहुत सी कविताएं हैं जो कि हिंदी में लगातार लिखी गई हैं। तो ये हुई किसानों की बात। अब हम देखते हैं कि अगर हम मतलब कुछ बिंदुओं से अगर हम के माध्यम से अलग से देखें, तो हम देखते हैं कि अब दलित कवि जो हैं, दलित कवियों में यह प्रकृति किस प्रकार से आई है, या प्रकृति दलित कवियों की जो संवेदनात्मक अभिव्यक्तियां हैं वो कविता में किस प्रकार से आई है, इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। तो भारतीय समाज में एक ऐसा जनसमूह है जो कि दलित नाम से जाना जाता है और इनके लिए ये बात मानी हुई है कि ये जनसमूह प्रकृति से अपेक्षाकृत रूप से अधिक जुड़ा रहा है और प्रकृति में दलित कहलाने वाली जनता का जीवन प्रकृति में ही लगातार गुजर बसर होता चला जा रहा है। और इनके लिए ये भी बात देखने की है कि इनके लिए प्रकृति क्रय विक्रय का माल नहीं है, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बनकर रही है। प्राकृतिक प्रकोपों को भी इन्होंने भोगा है और जाना है और अपनी संवेदना में महसूस किया है। यहाँ इन दलित कवियों की कविताओं में प्रकृति जहाँ एक समस्या के रूप में उभर करके आती है, वहीं संवेदनात्मक स्तर पर भी हम देखते हैं कि ये दलित कवि प्रकृति से जुड़े हुए हमें नजर आते हैं। संभवतः प्रकृति जहां इनकी कविताओं में ये भी बात लगातार देखी गई है कि दलित कविताओं में प्रकृति जहां एक कथ्य बनकर आई है, अन्य बातों को कहने के लिए प्रकृति को एक शिल्प के रूप में भी इन कवियों ने लगातार प्रयुक्त किया है और अपेक्षाकृत रूप से इस प्रकार प्रकृति को शिल्प के रूप में लेते समय इनकी कविताएं ज्यादा असरदार दिखाई देती हैं। अब जो बोवे सो पावे, ये एक विश्वास है, जो बोता है वही जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। तो जो बोवे सो पावे का जो विश्वास है वह दलित के संदर्भ में ध्वस्त होता हुआ नजर आता है। मेहनत और लगन के साथ, ये हमारा इतिहास बताता है कि मेहनत और लगन के साथ प्रकृति में अपना तन मन समर्पित करके फसल उगाने वाला दलित एक पहर की रोटी तक के लिए मोहताज हो जाता है, जबकि प्रकृति में अन्न इन्हीं की बदौलत उत्पन्न होता है, इन्हीं की बदौलत अन्न उत्पन्न होता है। तो इसको दलित कवि इस प्रकार से अभिव्यक्ति देते हैं, काटे जंगल, खोदे पहाड़, बोए खेत, फिर भी रहे भूखे। अन्न तो अन्न, पीने का पानी तक यहाँ पर इनको नसीब नहीं होता है। अछूत वर्गों के लिए जैसे तालाब, कुएं और धर्मशालाओं की सुविधाओं की बात कही जाती है, ये सुविधाएं संभवतः कागजों पर ही रह जाती हैं और ये शायद बहुत ही उतर करके आ पाती हैं। इसमें इससे संबंधित बहुत सी बातें हैं जो कि पेयजल और किसान और दलित को लेकर के हैं, तो उन पर विचार किया जा सकता है। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं उन विषयों पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन दलितों के लिए यह पानी बहुत कम ही जगहों पर
नसीब होता है। और इसके संदर्भ में ये दलित कवि इस प्रकार अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं कि बनाई नहरें, खोदे कुएं, लगाए नल, फिर भी रहे प्यासे। प्राकृतिक पदार्थों का मनमाना उपयोग जो है धर्माचार के लिए करते हैं, और धर्माचार के लिए इस प्रकार से जिस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है वह केवल उन पदार्थों को या उन संसाधनों को नष्ट करना ही होता है, वे किसी के भी काम नहीं आते हैं। तो और उसी और दूसरी ओर उसके बरक्स एक ऐसी जनता है जो कि एक समय की भूख मिटाने के लिए तरस रही है। तो एक साधारण से एक गरीब दलित बच्चे को एक घूंट दूध के अभाव में हम भूखा मरता हुआ देखते हैं, या ऐसी खबरों को हम सुनते हैं। लेकिन इतनी बड़ी विडंबना है कि धार्मिक कार्यों के लिए इसी दूध को इस प्रकार से अभिषेक के नाम पर या अन्य किसी नाम पर इस प्रकार से बहा दिया जाता है कि उसका वह केवल नालियों में बहता है, उसका कोई उपयोग कोई भी जीव शायद नहीं कर पाता है। तो इसमें वे कवि लिखते हैं, तुम्हारी गौरव गाथा शीर्षक कविता में वे लिखते हैं, न जाने कितना दूध बहा दिया तुमने नाली में भूखे बच्चों से छीन कर। न जाने कितना दूध बहा दिया तुमने भूखे, जबकि भारत में यह आधिपत्य और वर्चस्व वर्ण और वर्ग दोनों ही आधारों पर होता हुआ हमें नजर आता है। प्राकृतिक संसाधनों पर जो आधिपत्य है वह केवल संसाधनों पर होने वाला आधिपत्य नहीं है, बल्कि इन प्राकृतिक संसाधनों पर आधिपत्य करते हुए जनता पर आधिपत्य करने, मनुष्यों पर आधिपत्य करने की बड़ी साजिश है। इसको भी मार्क्स इस प्रकार से कहते हैं कि खनियों पर, कच्चे माल पर, जल पर अधिकार साबित करके पूंजीपति वर्ग या वरेण्य वर्ग जो है वह जनता पर आधिपत्य करता है, जनता को गुलाम बना लेता है। और इस आधिपत्य की सूचना समकालीन दलित कवि देते हैं। भूख रोटी की, भूख हर किसी की होती है, हर किसी को लगती है, और भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। फिर अपना क्या है? फिर अपना क्या है वहां पर? देश या गांव, किसी को भी तो हम अपना नहीं कह सकते, किसी को भी तो दलित अपना नहीं कह सकता है। और एक जन्म से ही एक अदृश्य धागों में बंधा हुआ एक बंधुआ महसूस करता है दलित कवि अपने को, जिसे असंकोच अभिव्यक्त करते हैं। तो इसको यानी एक बाल गंगाधर बागी एक कवि हैं दलित साहित्य में जो लिखते हैं, उन्होंने इसको इस प्रकार से, ये जो विडंबनात्मक स्थिति है, यानी प्रकृति पर आधिपत्य करना केवल प्रकृति पर आधिपत्य करना नहीं होता है, बल्कि एक जनता के पूरे जीवन, उसकी संस्कृति और उससे जुड़ी हुई तमाम बातों पर आधिपत्य करना होता है। उसको वे इस प्रकार से लिखते हैं, मेरी जमीनों पर जमींदार है वह, मेरी जमीनों पर जमींदार है वह, मुझसे सूदखोरी से मालदार है वह, मुझसे सूदखोरी से मालदार है वह, किसी तरह कर्ज के जाल में फंसाकर, किसी तरह कर्ज के जाल में फंसाकर। अंतिम पंक्ति देखिए, मेरी बेटी बहू पर शैतान है वह, मेरी बेटी बहू पर शैतान है वह। यानी इस हद तक, या यह जो आधिपत्य है, जो आवश्यक हर मनुष्य के लिए जो बिल्कुल ही आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, बुनियादी जरूरतें होती हैं, उन बुनियादी जरूरतों पर कब्जा करने के पश्चात वह कोई भी व्यक्ति जो है उस कब्जा करने वाले व्यक्ति के समक्ष मोहताज हो जाता है, और इस स्थिति में वह किसी भी हद तक शोषण तक उतर करके आ सकता है। तो इस प्रकार की अभिव्यक्तियां जो दलित कवियों ने लगातार दी हैं, बहुत से इस प्रकार की कविताएं हैं जिनमें कि इन समस्याओं को और अपनी पीड़ा को और संवेदना को यहाँ दलित कवियों ने उकेरा है। और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी किस प्रकार से होता है उस पर भी कवि इशारा करते हैं कि खेतों की पगडंडियां,
कथावाचक शीर्षक कविता में ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि खेतों की पगडंडियां खो जाती हैं, खेतों की पगडंडियां खो जाती हैं, रजबाहे की पुलिया तक आते आते। रजबाहे की पुलिया तक पहुंचने से पहले, यानी दलितों तक पहुंचने से पहले, दलितों से तक पहुंचने, दलित बस्तियों तक पहुंचने से पहले प्राकृतिक संसाधन विलुप्त हो जाते हैं, चाहे वह पानी हो, चाहे वह खेत हो, या किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ हो, उसकी विलुप्ति की सूचना यहाँ हमें दिखाई देती है। और इसको अन्य कविताओं में भी दलित कवि अभिव्यक्ति देते हैं। धरती के हरेपन को हरा कहने की उम्मीद अब भी मौजूद है उस आदमी की आंखों में जो पत्थर और शीशे के बीच रखता है हौसला दीवार बनकर खड़े होने का। तो यहाँ हम देखते हैं इन तमाम वेदनाओं के बावजूद, इन तमाम समस्याओं के बावजूद दलित कवि यहाँ निराश नहीं है, आज भी उम्मीद बांधे हुए है। तो इस प्रकार दलित साहित्य या दलित कविता और प्रकृति के समीकरण को अगर देखा जाता है तो हम पाते हैं कि प्रकृति जहाँ इन कवियों के लिए सहचर है, वही संवेदना का अंग भी है। यहाँ कवि केवल प्रकृति के सकारात्मक संदर्भों से नहीं जुड़ते हैं, दलित कवि प्रकृति के सकारात्मक संबंधों मात्र से नहीं जुड़ते हैं, वरन जीवन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले संदर्भों को भी अपनी कविताओं में उभारते हैं। इनमें कवि की पीड़ा उभरती है। उन प्राकृतिक प्रकोपों को कवि अपनी दृष्टि से अनदेखा नहीं कर पाता है, जिसे उसने जाना है, भोगा है और सहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दलित कविता और प्रकृति का जो समीकरण है, उस समीकरण में जहां प्रकृति इन कवियों की संवेदना है, वहां इनकी वेदना भी है। और आगे हम देखते हैं, अभी ये तो भी दलित कविता की बात, अब हम कुछ कविताओं को स्त्री कविता के संदर्भ में भी स्त्री लेखन के संदर्भ में भी ले सकते हैं। स्त्री कविता विशेष रूप से समकालीन कविता के इतिहास को अगर परखा जाए तो उसमें जो मुखरित स्वर है वह आधिपत्य के विरोध का है, और यह आधिपत्य के विरोध और आधिपत्य की वांछा मनुष्य में लगातार होती रही है, इतिहास गवाह है इसका। लेकिन स्त्री ने हर काल में आधिपत्य का विरोध किया है, और इस प्रतिरोध को स्त्री जो है वह प्रकृति के संदर्भ में भी अभिव्यक्ति देती है या उसके खिलाफ बोलती है, चाहे वह स्त्री पर होने वाला आधिपत्य हो या प्रकृति पर होने वाला आधिपत्य हो। स्त्री कविता यहाँ लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाती रही है। स्त्री पर आधिपत्य, प्रकृति पर आधिपत्य के समीकरणों को स्त्री कविता अपनी समांतरता में देखती है और अपनी संवेदना में उसको अनुभव करती है और अभिव्यक्ति देती है। पितृसत्तात्मक समाज या पितृसत्तात्मक व्यवस्था जिस प्रकार स्त्री के सहज जीवन में हस्तक्षेप करती है, ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति में भी हस्तक्षेप करती है। प्रकृति और स्त्री दोनों की उर्वरता को वह नियंत्रित करती है। स्त्री एवं प्रकृति की सहजता जो सहजता है और स्वाभाविकता है, उसमें व्यवस्था का जो हस्तक्षेप है, उस संदर्भ को हम देख सकते हैं। और यहाँ मैं हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री कात्यायनी की एक कविता को लेना चाहूंगी। कात्यायनी की यह कविता विविध संदर्भों को लेती है, उसके साथ ही साथ प्रकृति के साथ जुड़कर प्रकृति और स्त्री के समीकरणों को भी यहाँ पर उजागर करती है या उस पर भी प्रहार करती है भी हम कह सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक भूतपूर्व नगर वधु की दुर्गपति से प्रार्थना शीर्षक कविता है, जिसमें प्रार्थना के शिल्प में कवयित्री लगातार प्रहार करती हैं और पितृसत्ता के अनेक उन मर्मों पर चोट करती हैं, जिससे कि वह पितृसत्ता तिलमिलाकर रह जाती है। तो यहाँ कवयित्री कहती हैं कि जब स्त्री को लिया जाता है, स्त्री को अगर प्रकृति के रूप में ले तो हम देखते हैं कि स्त्री के स्तनों की बात करती हैं और कहती हैं कि हर प्रत्येक जीव में स्त्री के स्तनों का धर्म शिशु को दूध पिलाने का होता है। जबकि हम देखते हैं कि पितृसत्ता में, इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के रहते हुए स्त्री के शरीर को साधन मान करके उसे सौंदर्य पिपासा या काम पिपासा को शांत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
खींचती है। और इसके हम देखते हैं कि किस प्रकार से चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य, इन सब में किस प्रकार के स्त्री के शरीर भी संभवतः यह अधिक स्पष्ट होगा। देखो देखो मेरे स्तनों से बहता हुआ दूध, देखो मेरे स्तनों से बहता हुआ दूध उस अप्रतिम सौंदर्य के अवशेषों को भी मटियामेट कर रहा है, उस अप्रतिम सौंदर्य के अवशेषों को भी मटियामेट कर रहा है जो कभी पागल बना देता था तुम्हारे लोगों को। मुझे मुझे इन स्तनों को प्यासे विकल शिशु अधरों तक ले जाने दो। इन पंक्तियों में जब कविता कहती है कि मुझे इन स्तनों को प्यासे विकल शिशु अधरों तक ले जाने दो, तो इन पंक्तियों में स्त्री की वह कामना निहित है जिसमें स्त्री अपने मूल रूप में, अपने मूल रूप को या प्राकृतिक रूप को प्राप्त करना चाहती है और उसी के अनुसार जीने की कामना रखती है। स्त्री वह रूप नहीं चाहती है जिसमें उस जो कि उसके संदर्भ में पितृसत्तात्मक व्यवस्था व्याख्यायित करती है। तो स्त्री की मेहनत की प्रवृत्ति से, स्त्रियों में मेहनत की प्रवृत्ति अधिक होती है और हम देखते हैं कि इस प्रवृत्ति से समस्त उत्पन्नों को पैदा करने वाली स्त्री किस प्रकार से उसके उपरांत जो है वह उससे वंचित कर दी जाती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के रहते हुए यह मान्यता स्वीकृत है कि प्रकृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह स्त्री के हिस्से में नहीं आता, वरन पुरुष के हिस्से में जाना चाहिए। जो कुछ भी प्रकृति में श्रेष्ठ है, एक अच्छा फल हो या कुछ भी हो, जो कुछ भी प्रकृति में श्रेष्ठ है वह सब कुछ जो है वह पुरुष के हिस्से में जाता है। स्त्री को उसका उपयोग तक करने की संभवतः अनुमति नहीं है, यह अलिखित नियम है। उपभोग की बात तो दूर रही। पुरुष के उपयोग और उपभोग के बाद यदि कुछ शेष रह जाता है तो वही स्त्री के हिस्से में आता है। अपने द्वारा पालित संरक्षित प्रकृति के संदर्भ में उसकी स्थिति यही है। समान अधिकार के तहत प्रकृति के संदर्भ में स्त्री का भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि पुरुष का होता है। लेकिन जितना कात्यायनी की स्त्री के लिए इन अलिखित नियमों को तोड़ना चाहती है, जिसमें यह कहा गया है कि पुरुष के उपयोग और उपभोग के उपरांत यदि कुछ बचता है तो वही पुरुष के हाथ आता है। और कात्यायनी कहती हैं कि मुझे उन फसलों तक जाने दो, मुझे उन फसलों तक जाने दो अपने यौवन को अमृत प्रदान करने के लिए जिनका रस निचोड़कर तुम पीते हो। मुझे उन फसलों तक जाने, इस प्रकृति में अमृत का रस प्रदान करने वाली फसलें यदि हैं तो वह मात्र पुरुष की नहीं है, मात्र किसी एक जीव की नहीं है, बल्कि स्त्री का भी उतना ही उसमें हक है जितना कि पुरुष का। यह लिंग के आधार पर यह जो प्रकृति में जो प्रकृति के साथ जो समीकरणों में मतलब अंतर है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ कात्यायनी इसीलिए ये कहती है मुझे उन फसलों तक जाने दो जिनका अपने यौवन को अमृत प्रदान करने के लिए जिनका रस निचोड़कर तुम पीते हो। इसकी लंबी व्याख्या हो सकती है। अक्सर इस बात को देखा जाता है कि शारीरिक श्रम का शोषण होता है, शारीरिक श्रम का शोषण होता है स्त्री का, यानी हल चलाने से लेकर के बैल की जगह स्वयं जुत जाने तक का कार्य, खेतों में फसलों को काटने का कार्य, ये समस्त कार्य जो है स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जब फसल घर आती है तो हम अपने यहाँ की भी परंपराओं को देख सकते हैं और आदिवासी कवयित्री निर्मला पुतुल इसकी ओर इशारा करती हैं कि तब तक जब तक फसल घर नहीं आ जाती है तब तक सारा काम स्त्री करती है। हाँ, हल को जोतने से लेकर के हल में बैल की जगह खुद जुत जाने तक का कार्य करती है। लेकिन जब फसल घर आ जाती है तो स्त्री उसे नहीं छू सकती है। स्त्री के लिए मना ही है। तो धनुष मत छुओ कविता इस बात को अभिव्यक्ति देती है। हम भी जानते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे यहाँ आरा या पतायम जिन्हें कहते हैं उनमें स्त्रियां
हर समय उसे छू नहीं सकती हैं, स्त्रियां उसमें घुस नहीं सकती हैं, उन पर पुरुषों का उनके भीतर जाने का, उनमें से अन्न निकालने का यानी धान निकालने का अधिकार जो है वह पुरुष सत्तात्मक समाज में पुरुषों का ही रहा है। तो यह जो विभेद है प्रकृति के संदर्भ में स्त्री और पुरुष का, इसके ऊपर कविता प्रश्न उठाती है और कविता इसके खिलाफ बोलती है, प्रतिरोध करती है। स्त्री प्रकृति में समस्त कार्य कर सकती है, लेकिन वह उस प्रकृति की अधिकारिणी नहीं बन सकती है, वह अधिकारी पुरुष ही होगा। और अगर उसने अपने यहाँ आदिवासी समाजों में, आदिवासी इलाकों में ये देखा गया है कि जंगल की कटाई को लेकर के या किसी अन्य प्रकार के दोहन को लेकर के अगर कोई स्त्री विरोध करती है, अगर उसके खिलाफ बोलती है, तो वह स्त्री वहां पर डायन घोषित कर दी जाती है। तो इस प्रकार की विडंबनाएं जो हैं जहां हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रकृति से जुड़ने की स्त्री की जो कामना है वह भी यहाँ पर व्यक्त होती है। कृषि प्रधान देश की स्त्री कहती है, उसके हाथ में जब वर चुनना होता है तो वह कृषि प्रधान देश की यह कवयित्री कहती है कि उसके हाथों में मत देना मेरा हाथ, उसके हाथों में मत देना मेरा हाथ, जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया हो, जिसके हाथों ने कभी कोई फसलें नहीं उगाई हो। तो इस प्रकार से और अनेक कविताएं हैं और जिनमें स्त्री प्रकृति में जाना चाहती है। प्रकृति कहती है कि तमाम व्यवस्था की अलिखित पाबंदियों के बाहर वह कहती है कि मुझे उन सघन विशाल वृक्षों तक जाने दो मुझे, जिनके पत्तों से फूटती हुई मरमर ध्वनि यहाँ मेरी आत्मा तक सीधे आ रही है। ऐसे ही एक वृक्ष के तने से पीठ टिकाकर कम से कम एक बार, भले ही वह जिंदगी में आखिरी बार क्यों ना हो, अपने मन का गीत गाना है मुझे। तो यहाँ प्रकृति के साथ जुड़ने की जो प्रबल कामना है और प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जो प्रबल इच्छा है, वह समकालीन कवयित्रियों की कविताओं में मिलती है। और जो आदिवासी कविताओं का उल्लेख भी संभवतः यहाँ करना आवश्यक है। मेरे ख्याल से ये समय समाप्त हो रहा है। प्रभाकरण जी, मुझे कब तक बोलना है? प्रभाकरण जी? मैडम 15 मिनट और ले सकती है। ओके, ठीक है। तो आदिवासी कविताओं का भी उल्लेख यहाँ किया जा सकता है और आदिवासी, क्योंकि समय कम पड़ रहा है इसलिए मैं कहना चाहूंगी अनुज लुगून की कविता, जो कहती है कि जो जंगली जड़ी बूटियों को जानते हैं और उनका इलाज करना जानते हैं और जानते हैं जीव जंतुओं की हरकतों को, मौसम को जो समझते हैं, सारे पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ झरने जानते हैं, वे हैं आदिवासी। और ये एक संवेदनात्मक स्थिति जो है वो, उसके बारे में यहाँ आदिवासी कविता कहती है। पानी की कीमत थार की स्त्रियां जानती हैं, पहाड़ की स्त्रियां जानती हैं, जो भर फफोले तराशती हैं और उतर जाता है उनके देह का पानी। तो ये जो स्थिति है, ये आदिवासी कविता में प्रकृति को लेकर बहुत ही सशक्त अभिव्यक्तियां हुई हैं। प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव को, प्रकृति के दोहन के खिलाफ उनकी अपनी आवाज को बुलंद करने में आदिवासी कविताएं, जैसे आदिवासी कवि जैसे अनुज लुगून है, महादेव टोपो है, जसिंदा करकटा है, निर्मला पुतुल है, इनकी कविताएं बहुत ही सशक्त रूप से अपनी आवाज को बुलंद करती हैं। इन पर अलग से भी, मैं समझती हूँ, अलग से ही एक विचार किया जा सकता है। निर्मला पुतुल आह्वान करती हुई, इस प्रकृति के इस शोषण के खिलाफ आह्वान करती हुई कहती हैं कि बस्ती के सीमांत पर कुल्हाड़ियों की मार से धराशायी हो रहे हैं पेड़, वे एक दिन मांगेंगे तुमसे तुम्हारी इस खामोशी का जवाब। सच है कि ये कटते हुए पेड़, ये नष्ट होती हुई प्रकृति संभवतः एक दिन मांगेगी हमसे हमारी खामोशी का जवाब। और जिसे हम सुरक्षित कह रहे हैं वह सुरक्षा नहीं है। और इसके अलावा जल को लेकर के या मतलब इस तरह से भी विचार किया जा सकता है कि जल पर आधारित जो कविताएं हैं, वृक्षों पर आधारित कविताएं हैं, जंगल पर आधारित कविताएं हैं और मिट्टी पर आधारित कविताएं हैं, इन कविताओं में
कवियों ने अपनी सशक्त अभिव्यक्तियां दी हैं कि किस प्रकार से इन प्राकृतिक संसाधनों के बीच में किस प्रकार से यांत्रिकता का आ जाना और यंत्रों का आ जाना, तकनीकी का आ जाना, किस प्रकार मनुष्य और प्रकृति के रसायन को या समीकरण को बदल देता है। जितेंद्र श्रीवास्तव लिखते हैं, अब मैं दिल्ली में हूँ, देश की राजधानी में, अभी अभी चढ़ा है आषाढ़, ठीक इसी पल आया है नल में पानी, पत्नी ने सहेज ली है साड़ी, पंक्ति में लगा दी है बाल्टियां, बारिश में नहाना संभव नहीं। ये एक नजर में ये कविता लग सकता है किसी नॉस्टैल्जिया को सूचित कर रही है, लेकिन बारिश के पानी में भीगना और नल के पानी को भरना, इनमें अंतर है। यहाँ पानी और मनुष्य के बीच में नल है, यानी एक तकनीकी है, और इस तकनीकी के रहते हुए वहां जुड़ पाना, पानी से हो या मिट्टी से हो या किसी भी चीज से हो, यह संभव नहीं हो पा रहा है। यह एक विडंबनात्मक स्थिति है। दिनेश खुशवाह एक कवि हैं जो कि कहते हैं कि चम्मच से खाना खाना मध्यस्थ के माध्यम से प्रेमिका का चुंबन लेना है। ठीक वैसी ही स्थिति है जो प्रकृति की और मनुष्य के बीच में तकनीकी के आ जाने के साथ हुई है। राजनीति का प्रकृति के बीच आ जाना भी यहाँ एक ऐसा विषय है जिससे समकालीन कविता उठाती है। केरल के कवि हैं पीवी विजयन जी, कहते हैं कि सरकार का आदेश है कि नदी को इस तरफ नहीं उस तरफ बहना है, वहां के मरुस्थलों को खेतों में बदलना है, वहां के कारखानों को बिजली देनी है, प्रगति लानी है, इसलिए नदी को यहाँ नहीं वहां बहना है। तो ये तमाम बातें जो इसमें राजनीति का हस्तक्षेप है, और इन सभी मुद्दों को जो है यहाँ पर समकालीन कविता उठाती है, और जैसे किस प्रकार से खोते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार निर्मला पुतुल कहती हैं, एक दिन मांगेंगी तुमसे तुम्हारी खामोशी का जवाब, वहीं अरुण कमल नए इलाके में कहते हैं, अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। ऐसे हर दरवाजे को खटखटाने की स्थिति जो है यहाँ आ पहुंची है। और अंततः मैं यहाँ मलयालम की एक कविता यानी पीपी रामचंद्रन की जो कविता है, उस आमों का मौसम, उसका एक अनुवाद, अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करते हुए मैं समाप्त करना चाहूंगी। बहुत सी बातें हैं और भी कहने के लिए, लेकिन कभी और सही। तो गांव में जो फलते हुए आमों की चर्चा पिता और पुत्री कर रहे हैं, और पुत्री जो है इस कविता में मैंगो फ्रूटी को चूस रही है। मैंगो फ्रूटी उसे पैकेट में उपलब्ध है और उसे चूस रही है और पूछ रही है कि आपके समय में, आपके बचपन में क्या ऐसे ही स्वाद वाले हुआ करते थे ये आम जिनकी बात आप करते हैं। तो उसके बाद पिता, हालांकि मैं चाहती थी कि ये कविता पूरी पढूं, लेकिन समयाभाव के साथ मैं कहती हूँ कि पिता वहां याद करता है उन आमों को, उनमें से हर आम का अलग अलग स्वाद होता था, हर आम के फलने का अलग अलग मौसम होता था, और हर आम के स्वाद को हमारी जिह्वा पहचानने की काबिलियत रखती थी या क्षमता रखती थी। लेकिन आज वे सारे आम एक साथ बदल करके मैंगो फ्रूटी में तब्दील हो चुके हैं। और कवि यहाँ पर कविता की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि एक बूंद काफी थी रसना को, एक बूंद काफी थी रसना को, रसराजियों के इंद्रधनुष तब सज जाते थे जिह्वा के अंचल में। कितनी धन्य थी हमारी जिह्वाएं, कितनी धन्य थी हमारी जिह्वाएं, टॉफियों की उन दुकानों पर गिरवी रख आए हम बेरसनाएं। टॉफियों की दुकानों पर गिरवी रख कर आ गए हम बेरसनाएं। कोरी मिठास के पोले रस माधुर्य के लिए दे आए हम उन्हें स्वाद का अपना एक दिव्य ज्ञान, स्वाद का अपना वह दिव्य ज्ञान। चूस लेते थे रस आखिरी कण का भी पूर्णता, चूस लेते थे रस आखिरी कण का भी पूर्णता। फेंकते थे दूर तभी गुठलियों को, साथ कौन जाएगा रे,
साथ कौन जाएगा रे गुठलियों के, उसका साथी होना ही है किसी को। ये हमारे यहाँ प्रचलित है कि गुठलियां जब फेंकी जाती हैं तो उसका साथी बनकर के कोई वहां तक जाता है। साथ कौन जाएगा रे गुठलियों के, उसका साथी होना ही है किसी को। उगेगा कल बीज, उगेगा कल बीज, छांव देगा मधुकण देगा, उसका साथी होना ही है हमको। फिर अंकुरित होना है, फिर अंकुरित होना है, फिर फलना है, झरकर फिर पल्लवित होना है जीवन का हर काल। फिर पल्लवित होना है जीवन का हर काल। पर आज मेरी लाडली, आज मेरी लाडली, फेंका तूने जो अभी अभी, फेंका तूने जो अभी अभी, उस मीठे लिफाफे की तरह, उस मीठे लिफाफे की तरह खाली हो गए हैं हम, उस मीठे लिफाफे की तरह खाली हो गए हैं हम। खरीदो चूसो बाहर फेंक दो लिफाफे, ये जीवन रस से भरे, लिफाफे ये जीवन रस से भरे, रहेंगे नहीं कल के लिए। पीपी रामचंद्रन की इस कविता के साथ, इसकी संवेदना को आप तक पहुंचाने की कोशिश के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ और पुनः धन्यवाद देती हूँ प्रभाकरन जी को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने ही अनुजों से, यानी मैं यही कहूंगी कि मेरे ही विश्वविद्यालय के छात्रों से और इस कार्यक्रम में लेने वाले समस्त प्रतिभागियों के साथ मैं भाग ले सकी। मैं अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ प्रभाकरन जी को, विभागाध्यक्ष अजिता जी को और उन समस्त प्रतिभागियों को जिन्होंने मुझे इतनी देर तक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।